नमस्कार दोस्तों, सर्जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए। तो अभी तक जितने भी हमने जो है लेक्चर्स कवर किए हुए हैं प्रीवियस ईयर के जनरल साइंस का, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। और हमने देखिए एक जनरल साइंस का पूरा कंप्लीट नोट्स भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है पीडीएफ के फॉर्म में, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के जो है आपको मिल जाएंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा करंट अफेयर का, स्टैटिक जीके का, कंप्यूटर का, इन्वायरमेंट का, इन सभी का जो है हमने पीडीएफ प्रोवाइड किया हुआ है। तो आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सभी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि डैश आर द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स और द आयंस कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जिनमें कि एटम या मॉलिक्यूल्स या फिर आयन जो रहते हैं, तो उनका जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो इसको देखिए हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे हम लोग बोलते हैं दो एटम या फिर आयन या फिर जो मॉलिक्यूल्स को, जिनका देखिए सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होती है, और जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होती है उनकी, तो वो भी सेम होती है, तो उसे बोलते हैं हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ऑप्शन सी इसका देखिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब इसमें देखिए जैसे आइसो आपका है, तो आइसो का मतलब ही होता है कि सेम, और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ही होंगे उसके सेम। तो आप लोग जो है यहाँ पे इसका वर्ड को भी देख के आप लोग समझ सकते हैं इसको, अगर आपको इसका मीनिंग पता है तो। अब बाकी देखिए यहाँ पे और भी दिया हुआ है, जैसे आइसोटोन, आइसोटॉप्स दिया आपका, तो ये सारे क्या होते हैं, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं यहाँ। तो देखिए यहाँ पे जो है हम लोग समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे आपका आइसोबार्स हो गया, आइसोटोन्स हो गया और आइसोटॉप्स हो गया। तो इसके पहले आपको यहाँ पे जो है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होती है और मास नंबर क्या होता है, तो ये आपको समझने होंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट आप कराते हैं, इसको कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कोई एक सिंबल एक्स है उसका, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है इसका, दैट इज जेड से हम लोग लिखते हैं। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे शो करता है दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट है तो उसका कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो जो है आपका एटॉमिक नंबर को बताता है यहाँ पे। और इसको रिप्रेजेंट किया है जेड से, बाई लेटर जेड। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे एटॉमिक मास आपका एलिमेंट का, तो कोई भी एटम मान लीजिए आपका रहता है, तो उसमें जो है एक सेंटर, आप जानते हैं कि इसके मास अब कंसंट्रेटेड रहता है इसके सेंटर में, जो कि आपका यहाँ पे इसके अंदर में न्यूक्लियस होती है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो मास होता है एटम का, तो वो कंसंट्रेटेड होती है यहीं पे। अब देखिए जो न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का, तो इसके अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स वहाँ पे रहते हैं, तो इनको कलेक्टिवली बोलाता है न्यूक्लियॉन्स। अब यहाँ पे जो सम अप होती है, यानी कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो इस न्यूक्लियस के अंदर में जो रहते हैं यहाँ पे, तो इसका जब हम लोग सम करते हैं, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, तो उस न्यूक्लियस के अंदर के जो मान लीजिए प्रोटॉन और जितने भी न्यूट्रॉन जो रहेंगे उसके अंदर में, तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज मास नंबर। और इसको रिप्रेजेंट कहता है बाई जो सिंबल आपका है ए से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ए आपका यहाँ पे एटॉमिक मास है, तो ये होगा दैट इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो ये आपका मास नंबर हो गया। और ये रिप्रेजेंट कहता है ए से, और नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, तो ये होता है एटॉमिक नंबर। तो आई होप कि ये दो टर्म जो है आप लोग अब समझ गए होंगे। तो इसके बेसिस पे जो है यहाँ पे आपसे जैसे टर्म आपसे पूछ जाते हैं आइसोबार या फिर जो आइसोटॉप्स हो गया, फिर आइसोटोन्स हो गया। तो सबसे पहले हम आइसोबार के बारे में देखते हैं। तो देखिए आइसोबार ये ऐसे एटम्स होते हैं यहाँ पे कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा, लेकिन जिन इनका जो है मास नंबर सेम होगा, तो इनको बोलाता है आइसोबार। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हैं, यहाँ पे एलिमेंट आपका दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है ए से, उसके बाद सी एल है, ए आर आपका, और के है यहाँ पे, और इसके बाद सी ए है। तो ये सिंबल से रिप्रेजेंटेशन है, सारे एलिमेंट का नेम होता है। तो आप सभी में देख रहे हैं कि जो मास नंबर है इनका दैट इज 40 है सभी का, और बाकी जो एटॉमिक नंबर रहती है अलग अलग है सारे सभी के। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि इनका जो न्यूक्लियाई है, इन सारे जो न्यूक्लियाइड्स इनका जो भी है, तो इसके अंदर में 40 न्यूक्लियॉन्स है इसके अंदर में, यानी कि जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है इसके अंदर में, तो उनका जो सम अप करते हैं तो वो 40 है इन सभी में। लेकिन यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है सभी का डिफरेंट डिफरेंट है। ये कुछ अदर मतलब कि इसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट जो होंगे, मतलब कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन जो होंगे इसके अंदर में या फिर जो इलेक्ट्रॉन है, तो वो सभी में अलग अलग है, सेम नहीं है किसी में भी। तो ये है आपका डिफरेंस इन दोनों के बीच में। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा आइसोबार का, दैट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा लेकिन जिनका मास नंबर सेम होगा, तो उन्हें बोलेंगे हम लोग आइसोबार्स। और वहीं पे देखिए जो आइसोटॉप जो होते हैं, तो आइसोटॉप्स हम लोग उनको बोलते हैं हम लोग कि जिनके अंदर में जो एटॉमिक नंबर होगा वो सेम होगा, लेकिन जो मास नंबर होगा उनका डिफरेंट होगा।
तो यही सेम केस है जो कि आपका यहाँ पे लिखा गया है कि सेम एटॉमिक नंबर होगा इनका, लेकिन इनका जो मास नंबर होगा तो वो डिफरेंट होगा। तो ऐसे एटम्स को बोलेंगे हम लोग जो कि सेम एलिमेंट के होंगे, उसे आइसोटॉप्स हम लोग बोलेंगे। तो इसका देखिए एग्जाम्पल के तरीके से हम बात करते हैं तो जैसे थ्री आइसोटॉप जो रहते हैं हाइड्रोजन के, जैसे आपका हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हो गया इसका। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन सभी केस में जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है इनका एटॉमिक नंबर जैसे Z=1 है तीनों में, लेकिन जो इनमें जो प्रोटॉन की संख्या होती है तो वो इसमें प्रोटॉन जो आपका रहेगा और साथ में जो मतलब न्यूट्रॉन जो यानी कि जो मास नंबर रहेगी इनकी वो डिफरेंट आपका रहेगा। यानी कि प्रोटॉन जैसे आपका एक एक है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या किसी में जो आपका एक रहेगा और किसी में आपका दो न्यूट्रॉन होता है और किसी में आपका ओनली प्रोटॉन होती है। तो जिसमें कि ओनली वन प्रोटॉन होती है उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन, और जिसके अंदर में मान लीजिए कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होती है तो उसे बोलते हैं हम लोग ड्यूटेरियम बोलते हैं। और जिसमें एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्राइटियम बोलते हैं। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। और वहीं पे जो आइसोटोन्स आपका है, तो आइसोटोन्स वो ऐसे एटम्स होते हैं कि जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होती है, लेकिन उनका जो मास नंबर होता है तो वो डिफरेंट होती है, तो उसे बोलते हैं हम लोग आइसोटोन्स बोलते हैं हम लोग। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे आपका सिलिकॉन है तो इसके अंदर में 14 प्रोटॉन्स तो है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है इसमें 16 है। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल आपका यहाँ पे है, जैसे फॉस्फोरस का हमने लिया हुआ है, तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें 15 प्रोटॉन्स है और 16 न्यूट्रॉन्स है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आपका है इसमें सल्फर का आपका है, जिसमें कि 16 प्रोटॉन्स और 16 न्यूट्रॉन्स है इसके अंदर में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सभी में जो है न्यूट्रॉन्स की संख्या यहाँ पे सेम है, आपका 16 16 और 16 है, लेकिन इनमें जो है नंबर ऑफ जो आपके यहाँ पे मतलब कि जो मास नंबर है तो वो डिफरेंट है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे सेम है। तो ऐसे जो एटम्स होंगे उनको बोलेंगे हम लोग आइसोटॉप्स। तो आई होप कि इन तीनों में जो डिफरेंसेस है आप लोग अब समझ गए होंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन जैसे कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है एटम्स का, तो इसका डिस्कवरी किया गया था भाई जे जे थॉमसन के द्वारा। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए जो मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में आपको बताया था कि जो एटम जो आपका रहता है, तो ये जो है आपका किसी भी एलिमेंट का, यानी कि एटम जो रहते हैं एलिमेंट का, ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, जो कि ये केमिकल जो रिएक्शन होती है तो उसमें देखिए ये पार्टिसिपेट तो करते हैं, लेकिन ये जो है फ्री स्टेट में एग्जिस्ट ये नहीं करते हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग एटम बोलते हैं हम लोग। तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। तो एटम देखिए जैसे इसके अंदर में जो फंडामेंटल पार्टिकल्स आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा न्यूक्लियस जो रहता है तो इसके सेंट्रली जो यहाँ पे मास लोकेटेड होती है पूरे एटम का, तो उसके अंदर में जैसे आपके रहते हैं ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जो कि हम लोग इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं हम लोग इनको, जो कि न्यूक्लियस के अंदर में रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो तीनों जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, तो इनका जैसे किसने डिस्कवर किया था और इनमें जो चार्ज क्या होती है, और इसके अलावा और भी जो आपसे पूछे आते हैं जैसे इनका कितना जो है मास कितना होता है इनका, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो सभी का यहाँ पे हमने लिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो आपका है, तो ये देखिए जो इलेक्ट्रॉन आपका इसका डिस्कवरी किया था भाई जे जे थॉमसन के द्वारा, और ये जो है आपका एक निगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर में -1 नेगेटिव चार्ज होती है। और वहीं प्रोटॉन जो आपका है, तो ये देखिए डिस्कवर किया गया था भाई गोल्डस्टीन या फिर रदरफोर्ड, दोनों आपसे आता है इसमें से एग्जाम में, तो आप लोग कोई भी मार्क कर सकते हैं। और इसमें जो रहता है +1 चार्ज होती है इसकी, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज आपका रहता है प्रोटॉन। और वही न्यूट्रॉन जो आपका है तो ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होती है। तो न्यूट्रॉन का देखिए डिस्कवरी किया गया था भाई जेम्स चैडविक के द्वारा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी चीज़ों के बारे में दिया हुआ। इलेक्ट्रॉन जो आपका दिए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आपका है, जो कि ऑर्बिट जो रहते हैं, मतलब कि जो न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट रहते हैं तो उनमें जो है ये रोटेट करते रहते हैं। इसके बाद प्रोटॉन जो आपका आती है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, और इसके अलावा जो न्यूट्रॉन्स आपका आती है ये न्यूट्रल होते हैं और अनस्टेबल पार्टिकल्स होते हैं ये। तो ये सारा चीज़ जो है इंपॉर्टेंट डेटा आपका है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग इसे याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि एंटी मैटर पार्टिकल्स कोरस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसके एंटी मैटर पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स के वो कौन से होते हैं, इनको क्या बोला जाता है। तो देखिए जो एंटी पार्टिकल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, तो वो उनको बोलते हैं हम लोग पॉजिट्रॉन्स। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो पॉजिट्रॉन या फिर जैसे इसको हम लोग एंटी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं हम लोग, तो ये जो है एंटी पार्टिकल होते हैं आपके, या फिर जो एंटी मैटर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। अब देखिए जो पॉजिट्रॉन जो आपके रहते हैं तो इनके ऊपर में इलेक्ट्रिक चार्ज होती है +1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका है कि अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड डैश रिएक्शन व्हेन हीट इज गिवन आउट। तो उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं कि जिसमें जो है
हीट गिवन आउट होती है, यानी कि हीट बाहर रिलीज होती है। तो देखिए इस तरह के जो रिएक्शन होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऑप्शन वन इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन आपका होता है जिसमें कि आपको एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट आपका होता है। तो इसमें रिएक्शन जो आपके रहते हैं तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कुछ आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स आपके होते हैं रिएक्शन के, जैसे जैसे कि आपका हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, डबल डिपोजिशन रिएक्शन हो गया। तो ये सारा चीज़ ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है, तो ये रिएक्शन उस टाइप को रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कि जिसमें कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी कि जिसमें आपका क्या रहेगा कि हीट रिलीज होती है बाहर। तो उस तरह के रिएक्शन जो आपका रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे रेस्पिरेशन आपका हो गया, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि जो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है तो इस केस में एनर्जी रिलीज होती है। इसके अलावा देखिए जब क्विक यानी कि जिसको हम लोग गैसियम कार्बोनेट बोलते हैं हम लोग, तो इसे जब वाटर में यानी कि पानी में डाला जाता है तो देखते होंगे कि वो जो आपका डिकम्पोज कर जाएगा और साथ में एनर्जी रिलीज करता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रेस्पिरेशन इज ए टाइप ऑफ इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसके अलावा जो क्विक लाइम को हम लोग डालते हैं वाटर के अंदर में, तो ये किस टाइप का रिएक्शन, तो ये भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये दोनों को आप लोग याद रखना। और वहीं देखिए जो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन आपका उस टाइप का रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कि जिसमें कि हीट जो आपका रहता है यानी कि एनर्जी जो है वो ऑब्जर्व होती है, या फिर एनर्जी की जिसमें रिक्वायरमेंट होती है, तो इस तरह के रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कुकिंग आपका हो गया। तो जो कुकिंग जो आपका रहता है तो इसमें जो है आपका केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसमें कि जो कि आपका एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। इसमें आपका रहता है यहाँ पे जैसे हीट की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। अब इसके अलावा सिमिलरली दूसरा प्रोसेस आपका है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस आपका है, तो ये भी जो है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपका एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो आई होप कि अब ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि डैश इज नॉट अ केमिकल चेंज। तो इनमें से कौन सा जो है आपका एक केमिकल चेंज नहीं है। तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है कुकिंग एन एग, मेल्टिंग एन आइस क्यूब, या बेकिंग ए केक, या फिर रोटिंग रोटिंग बनाना। तो इसमें देखिए जो करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पे आपका दैट इज ऑप्शन बी इसका आपका होगा मेल्टिंग ऑफ एन आइस। तो देखिए जब आइस जब क्यूब मान लीजिए कोई एक आइस क्यूब आपका रहता है, जब वो मेल्ट करता है तो उसका शेप में चेंजेस आते हैं यहाँ पे, क्योंकि उसमें देखिए वो एक प्रॉपर्टी आ जाती है आपका कि वो जो है फ्लो करना शुरू कर देता है। पहले आपका जैसे आइस था तो वो सॉलिड फॉर्म में था, तो उसका जो है मतलब अगर चेंजेस होता है मेल्ट करता है तो वो आपका जैसे कि वाटर बन जाता है वो, तो वो फ्लो कर सकता है। तो इसमें यहाँ पे जो इसकी फिजिकल स्टेट में चेंज हो रही है, ना कि उसकी केमिकल इफेक्ट, मतलब केमिकल जो कंपोजिशन उसकी उसमें चेंजेस हो रहे हैं। तो ये आपका जो है केमिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है, ये आपका फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर होगा दैट इज मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जो कि आपका केमिकल चेंज नहीं है। इसके अलावा जैसे कुकिंग ऑफ एन एग आपका हो गया, या फिर बेकिंग ए केक हो गया, या फिर रोटिंग बनाना आपका हो गया, तो ये सारे जितने भी हैं तो ये जो आपके केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखिए जो चेंजेस होते हैं आपके फिजिकल चेंज में और केमिकल चेंजेस में क्या क्या होते हैं, इसको हम लोग किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और इसके एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो ये आपसे बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक एक करके। तो देखिए जो फिजिकल चेंज आपका रहता है, तो ये वो चेंजेस आपके रहते हैं जिसमें कि कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होती है। वो सब्सटेंस आपका वही रहता है, बस उसके जो फिजिकल जो अपीयरेंस जो होते हैं तो वो उसमें चेंजेस आपके रहते हैं। और ये जो आपका रहता है फिजिकल चेंज, एक टेम्पररी चेंज आपका ये रहता है यहाँ पे। और इसको जो है हम लोग रिवर्सेबल भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आइस जो है आपका वाटर में मेल्ट हो चुका है तो फिर से वाटर को आइस में हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसको दोबारा बना सकते हैं। तो फिजिकल चेंज आपका एक रिवर्सेबल चेंज रिएक्शन आपका होता है, और ये टेम्पररी नेचर की होता है आपका यहाँ पे। और वहीं पे जो केमिकल चेंज होता है आपका यहाँ पे, तो इसमें देखिए हमेशा ही जो है चेंज जब भी होगा तो एक नया सब्सटेंस का इसमें फॉर्मेशन आपका होगा। और इसमें जो नेचर जो रहेगा इसका वो परमानेंट चेंजेस होंगे इसके अंदर में, यानी कि अगर एक बार उसने वो जो शेप ले लिया तो फिर वही रहेगा, फिर से दोबारा हम लोग नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो आपका एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, यानी कि इरिवर्सिबल चेंज होते हैं केमिकल चेंज के अंदर में। वहीं एग्जाम्पल की बात करते हैं फिजिकल चेंज का कि कौन कौन से एग्जाम्पल आपके हैं, तो ये चीज़ आप लोग याद कर लेना, ये बहुत बार एग्जाम आपसे पूछा आता है। जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर का आपका हो गया, तो वाटर जब फ्रीज करता है तो इसमें भी फिजिकल चेंज आपके होते हैं यहाँ पे। इसके अलावा सब्लिमेशन जो होती है कपूर का, तो ये भी एग्जांपल आपका है फिजिकल चेंज का। इसके अलावा जो मैग्नेटाइजेशन होता है आयरन का आपका, तो ये भी फिजिकल चेंज का ही एग्जांपल है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो आपका ग्लो करता है, तो ये भी एग्जांपल आपके फिजिकल चेंज के ही है। और वहीं पे केमिकल चेंज की यदि हम बात करते हैं, जैसे आपका रस्टिंग ऑफ आयरन का आपका हो गया, ब्लड क्लोटिंग का हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड
फ्रॉम मिल्क आपका हो गया। इसके अलावा भी देखिए आपका हो गया चेयरिंग ऑफ शुगर हो गया, बर्निंग ऑफ कोल और वुड हो गया, जो कोल और वुड को बर्निंग करते हैं हम लोग। इसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है प्लांट्स के अंदर में, तो ये सारे जो आपके केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है। तो आई होप कि अब ये दोनों चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे भी हम लोग इसको कर लेते हैं जूम। फिर उसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका इसमें पूछा गया हुआ है कि विच अमंग द फॉलोइंग हैपेंस इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो है क्या होती है, तो इसमें देखिए दिया हुआ इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, प्रोटॉन्स आर गेन्ड या फिर प्रोटॉन्स आर लॉस्ट। तो देखिए जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपका होता है, तो ये वो रिएक्शन होता है जिसमें कि ऑक्सीजन की एडिशन होती है और साथ में इसका दूसरा डेफिनेशन होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए जो ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन रिएक्शन जो आपके होते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे आपके क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसके रिगार्डिंग देख लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड। तो इसके देखिए जितने भी डेफिनेशन है, तो इन सभी को आपको अच्छे से याद करना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि इसमें आपका दिया हुआ है ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपका है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इसमें देखिए आपका क्या होगा यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन का इसमें एडिशन होगा, और वहीं पे रिडक्शन है आपका यहाँ पे, तो इसमें जो है आपका ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। और ये रिएक्शन के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं कि जिसमें भी ऑक्सीजन का जैसे रिमूवल होता है रिएक्शन में, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिडक्शन रिएक्शन। तो सिंपल एक डेफिनेशन तो आपका हो गया इन दोनों का। ऑक्सी मतलब है तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा, और बाकी रिडक्शन है तो इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन आपका हो गया। दूसरा डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन का, कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपका रहेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की लॉस होती है, और वहीं पे जो रिडक्शन रिएक्शन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का गेनिंग होगा। बस ये दो डिफरेंस आपका है इन दोनों, मतलब ये दूसरा डिफरेंस है इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। क्या होगा आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा ऑक्सीडेशन में, और रिडक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो ये दूसरा डेफिनेशन हो गया। तीसरा इसका डेफिनेशन होता है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो वो एडिशन होती है इसके अंदर में ऑक्सीडेशन के अंदर में। और वहीं रिडक्शन जो आपका है, तो इसमें देखिए जैसे इसमें एडिशन हो रहा था इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, तो इसमें क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का इसमें रिमूवल होगा। सिंपल सा डेफिनेशन है, बस आप लोग एक याद रखें तो दूसरा आपको बस उसको रिवर्स कर देना है यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए इसका चौथा डेफिनेशन है कि इसमें जो है आपका जैसे हाइड्रोजन का रिमूवल होगा जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और वहीं पे जो आपका रिडक्शन रिएक्शन है तो इसमें हाइड्रोजन की एडिशन होगी। तो ये आपका हो गया चौथा डेफिनेशन। फिर उसके बाद देखिए जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपका है तो इसमें जो है वैलेंसी की इंक्रीज होती है, लेकिन जो रिडक्शन रिएक्शन आपका है तो ये डिक्रीज होती है वैलेंसी की। अब देखिए रिडक्शन है तो आप लोग सिंपल याद कर सकते हैं कि रिडक्शन मतलब रिड्यूस होना, तो इसमें जैसे वैलेंसी की डिक्रीज होगी, और वहीं पे ऑक्सीडेशन आपका है तो इसमें जो है वैलेंसी की इंक्रीज होगी। एक सिंपल जो है डिफरेंशिएशन के बेसिस पे आप लोग याद कर सकते हैं। तो आई होप कि अब ये सारे चीज़ जो आपको याद हो गए होंगे। बस सिंपल आपको याद रखना है यहाँ पे, सिंपल आपको ट्रिक इसमें यही है कि ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन का एडिशन, और रिडक्शन है तो इसमें ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा। और दूसरा आप लोग रिलेट कर सकते हैं हाइड्रोजन से, कि जैसे अगर इसमें मान लीजिए कि रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का तो हाइड्रोजन का एडिशन ही होगा, और वहीं पे ऑक्सीडेशन में अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो इसमें हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। और साथ में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ऑक्सीडेशन में, तो वहीं रिडक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो इस तरीके से जो है आप लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहीं पे जो है आपका क्वेश्चन इसमें पूछा गया था आपका यहाँ पे कि जो रहता है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो इसमें आपका क्या होता है, तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का आपका लॉस्ट होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो आई होप कि अब ये सारा चीज़ जो है आप लोग अब समझ गए होंगे, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है अपने माइंड में। फिर वहीं पे देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए जो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है आपका रहता है, तो ये एग्जाम्पल आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का होता है। इसमें जो कम्बिनेशन में आपके रहते हैं, तो ये जो है आपका एक रेडॉक्स रिएक्शन का आपका ये एग्जाम्पल है, जिसमें कि इसमें जो है मतलब कि रिएक्शन जो आपके होते हैं तो ये एक केमिकल चेंजिंग प्रोसेस आपको रहती है ना, तो इसमें कोई फिजिकल चेंज होती है इसके अंदर में, और ना तो आपका जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें कोई भी एनर्जी का रिलीज या फिर ऑब्जर्व नहीं होती है। तो ये आपका क्या हो रहा है कि ये एक टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन है, जो कि ये एक केमिकल चेंज आपका है। तो ऑप्शन में आपका केमिकल चेंज दिया हुआ है जो कि आपका एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होते हैं तो वो दोनों इसमें आपका होता है। तो ऑप्शन फोर इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और ये चीज़ जब से बहुत बार घुमा फिरा के पूछा जाता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन, तो ये आपका क्या एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। या तो फिर आपका इस तरीके से ही पूछ लिया जाता है कि रिडॉक्स रिएक्शन का इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है, तो दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये चीज़ जो है आप लोगों से पूछा जाता है घुमा फिरा के, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेना।
तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से जो है हम आगे भी कंटिन्यू रखते करते चलेंगे। आपका जनरल साइंस के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो हम लोग जो है इसी तरीके से सारा जो साइंस का क्वेश्चन है तो हम लोग कवर करते चलेंगे। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना अपने फ्रेंड्स के अमंग, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। और ऑलरेडी हमने जो है जनरल साइंस का पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स ऑलरेडी हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप लोग उसे बाई कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड कर दिए, जैसे करंट अफेयर का आपका हो गया। इसके अलावा कंप्यूटर का, एनवायरनमेंट का, और जो है आपका ये हमने स्टैटिक जीके का भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो सभी का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ जाके आप लोग उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।